गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं जीतन सिंह राजावत एक बार फिर से आपका हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेरी शाला के अंदर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और ये हमारी जो क्लास 9th है उसकी 3rd यूनिट है। और पिछली क्लास के अंदर भी हमने इसका कुछ पार्ट डिस्कस किया था, अब हम उससे आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि अब जो साउंड है वो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमारी जो क्लास 9th है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 3rd। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो होम टैब है उस होम टैब के सारे फीचर्स हमने देखे थे कि किस तरीके से हम जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करते हैं, किस तरीके से जो टेक्स्ट है उसको कट करते हैं, किस तरीके से उसको पेस्ट करते हैं, और किस तरीके से जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है उसको बोल्ड किया जाता है, उसको इटैलिक किया जाता है, उसको अंडरलाइन किया जाता है, उसको सबस्क्रिप्ट किया जाता है, उसको सुपर स्क्रिप्ट किया जाता है, उसकी जो फॉन्ट है उसकी जो साइज़ है उसको बड़ा और छोटा किया जाता है। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि MS वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो स्टार्ट करने का तरीका है वो है स्टार्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं प्रोग्राम्स के बाद हम क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑफिस के अंदर हमें मिलेगा MS वर्ड। तो MS वर्ड को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर कहने के पीछे MS वर्ड को रीज़न ये है कि इसके अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर तैयार होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने का तरीका MS वर्ड को बिल्कुल सिंपल है। MS वर्ड के अंदर सबसे ऊपर जो बार होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, क्लोज और मैक्सिमाइज का। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने होम टैब को डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टाइल है फ़ॉन्ट की, अलग अलग स्टाइल्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो सपोज़ मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखी, सपोज़ मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस मैं टाइप करता हूँ, आई लव माई कंट्री। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने टाइप किया, आई लव माई कंट्री। तो इस सेंटेंस को यदि मुझे बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद इसकी यदि साइज़ को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो होम टैब के अंदर साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। और मैंने बताया था इसका जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल। तो जैसे जैसे हम ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करते रहेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो जो साइज़ है फ़ॉन्ट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसको डिक्रीज़ करना हो तो वापस हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का सिंबल। ठीक है, तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि लिखा आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा आई लव माई कंट्री। तो इसकी जो साइज़ है वो मैंने बड़ी कर दी है। इसका जो फ़ॉन्ट का जो फेस है, अभी वो फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट का जो फेस है वो है कैलिब्री। तो कैलिब्री जब हम फ़ॉन्ट करते हैं तो इसी तरीके से कई अलग अलग फ़ॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो MS वर्ड के अंदर जो अलग अलग फ़ॉन्ट अवेलेबल है वो है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और हिंदी के फ़ॉन्ट है देवनागरी। ठीक है, इसी तरीके से आप जो आपकी इच्छा उस अनुसार उन फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यदि इसका अलाइनमेंट हमें करना है तो हम जानते हैं कि MS वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो 3-4 तरीके से होता है। एक तो होता है लेफ़्ट अलाइन Ctrl+L, एक होता है राइट अलाइन Ctrl+R, एक होता है जस्टिफाई, बीच में Ctrl+ जस्टिफाई, ना लेफ़्ट ना राइट, उसको अपन कहते हैं Ctrl+J, एक होता है सेंटर अलाइन Ctrl+E। तो अभी हमने इसको कर रखा है Ctrl+J, जस्टिफाई अलाइन कर रखा है। ठीक है, तो अब यदि ये जो वर्ड है इसके ऊपर यदि हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया है, इस सेंटेंस के अंदर हम क्या क्या जो वर्ड्स हैं उन पर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, हम इसको इटैलिक कर सकते हैं, हम इस चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं, हम जो इसका जो कलर है, ठीक है, यहाँ पर होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट कलर आता है, फ़ॉन्ट का जो कलर है वो कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर हमें पसंद है। तो सपोज़ मैंने येलो कलर लिया, और इसके पीछे हमें यदि बैकग्राउंड देना है तो हम इसका बैकग्राउंड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया।
ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग हम इस पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो फ़ॉन्ट की स्टाइल्स होती है उसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट की स्टाइल का मतलब ये है कि एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब होती है उसमें एक ग्रुप आता है, ठीक है, जिस ग्रुप को हम कहते हैं स्टाइल्स। तो स्टाइल के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अभी मैं माउस का जो कर्सर है वो स्टाइल के ऊपर रख रखा है, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स दे रखी है। तो जो फॉर्मेटिंग एक स्टाइल के अंदर एक प्री डिफाइन स्टाइल होती है जिसके अंदर एक फ़ॉन्ट प्री डिफाइन फ़ॉन्ट होता है, प्री डिफाइन उसकी साइज़ होती है, प्री डिफाइन उसका अलाइनमेंट होता है। तो वो हम अपनी जो टेक्स्ट है, जो सेंटेंस है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप उस फ़ॉन्ट को अपने अपने उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखो, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये अलग स्टाइल मैंने अप्लाई कर दी, ये अलग स्टाइल है, ये एक अलग स्टाइल है, ये एक अलग स्टाइल है, ये एक अलग स्टाइल है। इस तरीके से काफ़ी सारी फ़ॉन्ट स्टाइल हमें देखने करने को मिल जाती है। और वापस से हमें बैक जाना है तो हम करेंगे Ctrl+Z, ठीक है। तो Ctrl+Z से वापस हम बैक में चले गए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी कि फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो फॉर्मेटिंग हम एक सेंटेंस पे करते हैं, जैसे जो वर्ड्स होते हैं उस सेंटेंस के अंदर उनको कैपिटल करना, उनको बोल्ड करना, उनको इटैलिक करना, उसकी फ़ॉन्ट का फेस चेंज करना, उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करना, ये सभी से एक अलग अलग प्री डिफाइन, ठीक है, एक स्टाइल अवेलेबल होती है जिस स्टाइल को हम हमारे जो सेंटेंस है, हमारी जो टेक्स्ट है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी खुद की भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम बता सकते हैं कि हम फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रखेंगे, फ़ॉन्ट का फेस क्या रखेंगे। तो इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग की, इनको अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट के ऊपर। इन्हें आप एक ही साथ प्री डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके, सेंटेंस सेलेक्ट करके उस सेंटेंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी फ़ॉन्ट की स्टाइल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गई होगी। तो कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि सबसे पहले जो शॉर्टकट कमांड होता है इटैलिक का, वो क्या होता है स्टूडेंट? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके बताएं व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर इटैलिक। सर मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ। बहुत अच्छे वेदांत, बिल्कुल। यदि जिसके पास लैपटॉप है और जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल है और जिसके पास डेस्कटॉप है, ठीक है, वो कंप्यूटर में इसको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर इटैलिक। चहक ने मैसेज किया Ctrl+I, बिल्कुल सही है। तो Ctrl+I से जो टेक्स्ट होती है वो इटैलिक होती है। यदि मैं जैसे जो वर्ड है कंट्री, उसको सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+I करता हूँ, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? इटैलिक। इसी तरीके से स्टूडेंट बताएं कि यदि वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है? वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है हमारा? स्टूडेंट मुझे बताएं कि जब हम वर्ड को अंडरलाइन करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या यूज़ करते हैं हम? Ctrl+U, बिल्कुल सही है। वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए हम जो शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं Ctrl+U, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ बताइए कि जब हमें, जैसे सपोज़ मैंने जो वर्ड है माई, इसको मुझे यदि अंडरलाइन करना है तो मैं Ctrl+U को प्रेस करूँगा और यही ऑप्शन मुझे होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यू करके सिंबल बनाऊंगा तो अब ये वर्ड जो वो है वो क्या हो गया है? अंडरलाइन हो गया है। अब स्टूडेंट बताएं आप कि यदि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर एक्टिवली टाइप करें कि बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है।
स्टूडेंट, व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू बोल्ड ए टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी, बिल्कुल सही है। बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल प्लस बी। यदि एक चीज़ मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर बताई थी कि यदि हमें लिखना है H2SO4, ठीक है, तो 2 हमें नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा। तो जो वर्ड या जो लेटर्स हम नीचे की तरफ लिखते हैं उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस, बताएं स्टूडेंट, सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल और इक्वल्स टू, तो हम लिखते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, H2SO4। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं H2SO4। ठीक है, अब मुझे चलिए, तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं, आज हमारी जो नेक्स्ट जो टैब है वो है इंसर्ट टैब। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इंसर्ट टैब का यूज़ करके हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए आते हैं नीचे मेन्यू बार के नीचे। तो वहाँ पे एक होता है पेजेस। पेजेस के अंदर आता है कवर पेज, ठीक है, पेज, ब्लैंक पेज, और आता है पेज ब्रेक। ठीक है, उसी तरीके से एक ग्रुप आता है जिस ग्रुप को हम कहते हैं, एक ग्रुप आता है जिसमें होती है टेबल्स। टेबल्स के अंदर हम हमारा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। फिर एक ग्रुप आता है इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स का। लिंक्स के अंदर हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। और एक ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर के अंदर, ठीक है, हम किसी भी पर्टिकुलर पेज का हेडर, मतलब एक पर्टिकुलर हेडिंग जो हमें हर पेज पे रिफ्लेक्ट करनी है वो रख सकते हैं। और फुटर, यदि हमें सपोज जैसे पेज नंबर देना है, यदि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, यदि मान लो एक रिपोर्ट हमने बनाई है जिसके अंदर कई सारे पेजेस है, तो हमें यदि नंबरिंग करनी है डॉक्यूमेंट की, तो हम फुटर के थ्रू पेज नंबरिंग कर सकते हैं। पेज नंबर, पेज का नंबर आप दे सकते हैं। एक ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, क्विक आर्ट, वर्ड आर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सपोज मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंडिया इज डूइंग वेल इन दिस पीरियड। अब मुझे क्या करना है कि यदि मुझे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया से मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इंडिया इज़ डूइंग वेल इन दिस पीरियड, ये सेंटेंस एक नए पेज से आए, एक नए पेज पे आए। तो कई बार हमारे साथ ये होता है कि जब हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उस समय हमें कई बार ये होता है कि कोई जो लाइन है, कोई जो टॉपिक है, वो हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट पेज से आए। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है कि उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि हम वहाँ से हमारे पेज को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम हमारा जो पेज है उसको हम कर रहे हैं ब्रेक। ठीक है, तो इसके लिए पेज ब्रेक के लिए आप क्या करते हो कि जहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट लेनी है वहाँ पर क्लिक करना है और पेज ब्रेक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो
तो आप पाओगे कि वो जो सेंटेंस है जहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना था वो जो वर्ड है जहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना था, वहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है सिंपली और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। और इसके लिए शॉर्टकट जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर का मतलब एंटर कमांड आता है किसके लिए, पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक से क्या काम परफॉर्म होता है, पेज ब्रेक से ये काम परफॉर्म होता है कि हमें यदि कोई सेंटेंस या फिर किसी वर्ड से बाद से जो टेक्स्ट है वो किसी नेक्स्ट पेज पे लिखनी है, नेक्स्ट पेज से लिखनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्रेक। ठीक है स्टूडेंट, तो पेज ब्रेक जो ऑप्शन है वो आता है किसके अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस में। अब हम बात करते हैं टेबल्स की। देखो स्टूडेंट, कई बार ये होता है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर हमें टेबल इंसर्ट करनी है वहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद जो टेबल का जो ग्रुप है उस पर जाकर हमें क्लिक करना है इंसर्ट टेबल के अंदर। इंसर्ट टेबल के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी रखनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे टेबल के अंदर। तो जब मैंने देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और टोटल नंबर ऑफ रोज़ 2। ठीक है, तो यदि मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, यदि मैं रखता हूँ टोटल नंबर ऑफ रोज़ 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3, टोटल नंबर ऑफ रोज़ 2 और मैं करता हूँ ओके, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो टेबल है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गई है। तो इस टेबल के अंदर इस टेबल हमारे पास इंसर्ट हो गई। अब इसके इंडिविजुअल सेल के अंदर मैं क्या कर सकता, मैं डेटा जो है उसको फीड कर सकता हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट कॉलम बनाया है ये बनाया है सीरियल नंबर का। टेबल के अंदर नेक्स्ट जो सेल है, नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा वो रहेगा मेरा नेम का। थर्ड कॉलम में रखता हूँ क्लास का। ठीक है, तो फर्स्ट सपोज जैसे नेक्स्ट जो रो है हमारी वहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा 1 और नेम लिखा नीलेश। ठीक है, क्लास लिखी 9th A। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टेबल को MS वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ और इंसर्ट करने के बाद उस टेबल के अंदर जो डेटा है उनको मैं फीड कर सकता हूँ। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जो टेबल हमने इंसर्ट की है उसके अंदर यदि हमें नया कॉलम ऐड करना है या फिर कोई नई रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो वो हम कैसे इंसर्ट करें। तो देखो स्टूडेंट, सिंपली हमें जब नई रो इंसर्ट करनी होती है, सपोज़ मुझे जो सेकंड जो रो है नीलेश वाली, ठीक है, उसके बाद एक और नई रो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि उस टेबल में जो सेकंड रो है उसका जो लास्ट कॉलम है उसके बाहर जाकर उसके पास में क्लिक करके एंटर करूँगा, तो क्या होगा, जो नई रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं वापस एक नई एंट्री कर सकता हूँ, सीरियल नंबर सेकंड, ठीक है, नेम राहुल, ठीक है, और क्लास इसकी मेंशन कर सकता हूँ 9th, ठीक है, 9th B। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, एक सेकंड जो एंट्री है वो सेकंड एंट्री एंटर की है। इसी तरीके से हम जो कॉलम्स है, जैसे ही मैं किसी भी सेल के अंदर जाकर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस, राइट क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट सेल, स्प्लिट सेल, बॉर्डर एंड शेडिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल अलाइनमेंट, ऑटो फिट, टेबल प्रॉपर्टी, बुलेट्स, नंबरिंग। ठीक है, तो जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबाव, इंसर्ट रो बिलो और इंसर्ट सेल। सपोज़ मुझे एक और नया कॉलम ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नया कॉलम क्या हुआ, यहाँ पर ऐड हो गया। इस नए कॉलम के अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, एक नई एंट्री कर सकता हूँ, फ़ोन, ठीक है, फ़ोन नंबर। अब ये जो सेल है इनकी जो साइज़ है वो मैं बड़ी और छोटी भी कर सकता हूँ, और इनके जो फ़ॉन्ट है उनकी साइज़ तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं सेल की। ठीक है, तो सेल की जो सेल में जो डेटा डला हुआ है उनकी जो साइज़ है उसको बड़ा छोटा करने के लिए हमें होम टैब के अंदर सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो
फ़ॉन्ट साइज़ है उसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर सकते हैं हम। ठीक है, और छोटा करने के बाद क्या होगा, जो टेबल के अंदर जो डेटा है वो उसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी। इसका कलर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस टेबल के अंदर जो डेटा डला हुआ है उसका कलर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कलर अभी मैंने इसका ब्लैक कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नया कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर टेबल के अंदर एक चीज़ बताई अपन ने कि किस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम टेबल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं, रो एंटर कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब हमें एक थर्ड एंट्री करनी है तो वापस से हमें एक नई रो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो सेकंड रो है उसका जो लास्ट सेल है उस सेल के बाहर मैं क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा, तो एक थर्ड जो रो है वो एंटर हो जाएगी और थर्ड रो के अंदर मैं एक नया नाम एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ मैंने एक नया नाम एंटर कर दिया हर्ष। ठीक है, और आगे मेंशन कर दी क्लास 9th ई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम जो टेबल है, अब देखो जैसे ही स्टूडेंट मैं जो टेबल के अंदर जो डेटा है उस डेटा को भी मैं सेंटर मूव कर सकता हूँ, सेल के अंदर लेफ़्ट अलाइन कर सकता हूँ, राइट अलाइन कर सकता हूँ। ये सारे के सारे जो टास्क है मैं टेबल के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो देख पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से हम जो टेबल का जो डेटा है उसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर दें कि यस सर क्लियर है, ताकि फिर मैं आगे का जो लेक्चर है हमारा उसको कंटिन्यू करूँ। तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं मुझे। स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं मुझे कि क्लियर है। ठीक है, जैसा कि मैसेज देख पा रहा हूँ, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग पहले से भी ये चीज़ जानते थे, और नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, अब जान गए होंगे कि किस तरीके से हम कई बार हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वहाँ पर हम क्या होता है कि हमें टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है, जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर हमारे यदि डेस्कटॉप पर पड़ी है या लैपटॉप में है, तो जिस जगह पड़ी हुई है उस पिक्चर को हमें इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट में जाना होता है। इंसर्ट में ऑप्शन इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर एक आइकन बना होता है पिक्चर का, तो पिक्चर पे हमें जाना होता है। पिक्चर पर हम जाकर हमें, ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप की उस लोकेशन से उस पिक्चर को यहाँ पर हमें लेना होता है। तो देखिए अब मैंने जैसे पिक्चर जो आइकन है उस पर क्लिक किया है। ठीक है, तो अब हम हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें से एक पर्टिकुलर इमेज को हम लेते हैं सपोज़। ठीक है, तो सपोज़ मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए अब मैंने क्या है कि ये जो पिक्चर है, ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे एक पिक्चर को मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पिक्चर जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो वो पिक्चर क्या है कि मूव नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें उस पिक्चर पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद लिखना है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, तो टेक्स्ट रैपिंग जैसे ही हम करेंगे तो टेक्स्ट रैपिंग के बाद क्या होता है कि वो पिक्चर हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं।
ठीक है, अब देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर इस टेबल से बाहर निकल गई है। ठीक है, बाकी ये होता है कि ये पिक्चर इस टेबल से बाहर नहीं निकलती। अब हम इस पिक्चर को क्या रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्कल्स, इसके चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ आपको कुछ सर्कल्स और कुछ स्क्वायर्स दिख रहे होंगे। जैसे ही आप उनको क्लिक करके उनको ड्रैग, उनको, ठीक है, उनको आगे पर्टिकुलर खींचेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, आपकी एनलार्ज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मैं पिक्चर को क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, एनलार्ज कर सकता हूँ, उस पिक्चर को मैं बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारी जो पिक्चर थी उसको क्या कर दिया, उसको हमने एनलार्ज कर दिया। तो चारों तरफ से यदि आपको बड़ी करनी है तो ये देखिए, इसके जो राइट हैंड साइड में कॉर्नर पर एरो आता है, तो ये देखिए ये जो पिक्चर थी, ठीक है, इस पिक्चर को मैंने एनलार्ज कर दिया। तो इस तरीके से हम MS वर्ड के अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके, या फिर हमारे मोबाइल के अंदर जहाँ पर भी पिक्चर है उस पिक्चर को हम वहाँ पर अपने उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको छोटा, उसको बड़ा, उसको रोटेट करने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके मिडल के अंदर एक एरो आता है, जिस पर क्लिक करके इसको घुमाने से ये पिक्चर क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो इस तरीके से इस पिक्चर को वापस रोटेट कर देते हैं। तो हम इस पिक्चर को वापस इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस ओरिजिनल पोजीशन पे इसको ले आते हैं। ये वापस हम इसको, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस ओरिजिनल पोजीशन पर हम इसको ले आए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह अब हमने देखा कि किस तरीके से हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब ये होता है कि जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पहले से कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं आपके रेडी टू यूज़ के लिए। तो आप जैसे ही जब भी क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो क्लिप आर्ट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है, जब आप गो पर क्लिक करते हो तो कंप्यूटर के अंदर जो जो इमेजेस अवेलेबल है वो इमेजेस आपके पास आ जाएगी, और उन इमेजेस को क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोल्डर से रिलेटेड एक इमेज में ले लेता हूँ। ठीक है, उस इमेज को मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो जो क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स है उसको मैंने वापस बंद कर दिया। अब उस इमेज को मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने एक चीज़ स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं वर्ड के अंदर तो वो क्या होती है, वो मूव नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि उस पर राइट क्लिक करना है और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है। जब हम टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है कि वो जो इमेज होती है उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। देखो इस इमेज को मैं इस हमारी जो फर्स्ट इमेज थी उस इमेज के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, उस इमेज के ऊपर मैं ड्रैग करके ले आया। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से एक पिक्चर, सर पावर पॉइंट के लिए भी बता दो ना स्टूडेंट, पावर पॉइंट भी हम हमारी जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट भी आगे हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर पावर पॉइंट भी चैप्टर है। पावर पॉइंट के अंदर भी हम बताएंगे किस तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल्स वगैरह है उनको बना सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अभी ये है कि किस तरीके से सबसे पहले हमने पिक्चर इंसर्ट की जो हमारे लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर या किसी फोल्डर के अंदर पड़ी थी। अब हमने देखा कि क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि MS वर्ड के अंदर पहले से ही कुछ पिक्चर्स MS वर्ड के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा दी गई होती है, उन पिक्चर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं उसके बाद पिक्चर पर राइट क्लिक करके उसको, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद उसको टेक्स्ट रैपिंग करें। टेक्स्ट रैपिंग से ये होगा कि आप उस पिक्चर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, वरना आप उस पिक्चर को मूव नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो फर्स्ट पिक्चर थी हमारी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का बैनर लिया था मेरी शाला। अब सेकंड जो पिक्चर है वो मैंने क्लिप आर्ट के थ्रू ली है। तो क्लिप आर्ट के थ्रू जो मैंने पिक्चर ली है उस पिक्चर को मैंने फर्स्ट पिक्चर के ऊपर क्या कर दिया है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है। तो अब वो पिक्चर वहाँ पर क्या हो चुकी है, वहाँ पर आ चुकी है।
स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि जो वीडियो है वो बफरिंग कर रहा है या स्मूथ वे में आप तक वीडियो पहुंच पा रहा है, और जो साउंड है वो भी आपको ढंग से सुनाई दे रहा है क्या। एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि वीडियो बफरिंग कर रहा है या परफेक्ट है। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके बताएं मुझे फटाफट कि जो वीडियो है वो स्मूथ वे में जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो स्मूथ है या फिर बफरिंग कर रही है। याना, चहक, वेदांत एक बार कमेंट करें। नीलेश कमेंट करके बताएं फटाफट कि बफरिंग हो रही है या फिर जो वीडियो है वो जो स्ट्रीमिंग है वो स्मूथ है। यस सर, साउंड इज़ क्लियर। मैं साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। बफरिंग हो रही है या वीडियो बिल्कुल स्मूथ वे में आ रहा है। यस सर, ठीक है, चलो स्मूथ है एंड क्लियर एंड वॉइस। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स आते हैं, कई सारे शेप्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें सर्कल होता है, आपके रेक्टेंगल होता है, लाइंस होती है, बेसिक शेप्स वगैरह होते हैं, ब्लॉक होता है, फ्लो चार्ट्स होते हैं, स्टार और बैनर होते हैं। तो किसी भी हम शेप को जो हमारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम सेलेक्ट करके ले सकते हैं और उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक स्टार लिया था, उस स्टार को मैंने यहाँ पर, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया है और इंसर्ट करने के बाद उसकी साइज़ जो है उसको मैं बड़ा और छोटा, जैसे हम पिक्चर की साइज़ को बड़ा और छोटा करते हैं वैसे ही हम जो शेप हमने लिया है उसको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हमने हमारी जो पिक्चर है उसके पास में एक शेप ले रखा है, ठीक है, उस शेप की जो साइज़ है वो हम बड़ी और छोटी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप को इंसर्ट करने के लिए आपको क्लिप आर्ट में आपको इंसर्ट टैब में जाना और इंसर्ट के अंदर शेप्स, और शेप्स के अंदर जो भी शेप्स आप लेना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके वहाँ पर ले सकते हैं। शेप का जो कलर है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3D इफेक्ट्स भी हम शेप के अंदर डाल सकते हैं। तो 3D कलर्स भी हम डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने शेप लिया है, इस शेप को मैंने 3D के अंदर 3D इफेक्ट इस पर अप्लाई किया है और इसका जो कलर है वो हमने चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से कई बार ये होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वर्ड के अंदर, तो उसके अंदर हमें कई बार शेप्स की ज़रूरत भी पड़ती है। अब शेप्स के अंदर कई सारे शेप्स होते हैं, कई सारी लाइंस होती है, कई सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो उनको भी हम हमारे डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। उनके अंदर भी हम कलर फिल कर सकते हैं। उनके अंदर भी क्या होता है कि हम 3D इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं, उनकी जो पोजीशन है उसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, शेप्स को इंसर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ ये कई सारी चीज़ें तो आपको पहले से आती है, और यदि नहीं भी आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस लेक्चर के अंदर, इन लॉकडाउन के समय, इस सीरीज़ के अंदर हम एक स्मूथ वे के अंदर आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे और MS वर्ड है उसका आपको एक्सपर्ट बना देंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जितने भी MS जो सॉफ्टवेयर हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा जना नहीं है जो इनको पूरी तरह से सीख चुका है। मतलब जितना हम इन पर काम करेंगे उतना हम इनके बारे में सीख पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल करना, तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतने आप इनके अंदर एक्सपर्ट होंगे। और आज की तारीख के अंदर आपको हर जगह इनका जो यूज़ वगैरह है वो आपको हर मिलेगा। आप कॉलेजेस, बाद में जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप अपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, तो वो सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह बनेगी वो MS वर्ड के अंदर बनेगी। जब आप प्रेजेंटेशंस वगैरह देंगे कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर तो वो पावर पॉइंट के अंदर बनेगी। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये आपके क्लास 9th के अंदर मेंशन कर रखा है कि आपके क्लास 9th के अंदर ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर जो नेक्स्ट जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो है स्मार्ट आर्ट,
ठीक है। तो स्टूडेंट स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होता है कि कई बार जैसे साइंस है, सपोज साइंस के अंदर हम नाइट्रोजन साइकिल बनाते हैं, साइंस के अंदर हम कई सारी प्रोसेसेस बनाते हैं, कई सारी साइकिल बनाते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के रूप में कुछ पिक्स वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ पर हम सपोज जैसे मैं एक पर्टिकुलर, मुझे कोई साइंस के अंदर साइकिल बनानी है, तो मैंने एक पर्टिकुलर स्मार्ट आर्ट ले ली, ठीक है। उस स्मार्ट आर्ट को मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम इस पर्टिकुलर जो ये है इसको हम नए पेज पे ले लेते हैं। चलिए देखो, एक नया पेज ही हम ले लेते हैं। नए पेज पे आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम, ठीक है। ब्लैंक पेज पे अब हम एक इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। एक साइकिल हम ले लेते हैं, साइकिल के अंदर हम एक साइकिल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये साइकिल मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी साइकिल के अंदर मुझे अलग अलग, ठीक है, बॉक्स बने हुए। उस बॉक्स के अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। सपोज़ मैं फर्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड बॉक्स के अंदर लिखता हूँ मैं साइंस। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखता हूँ मैं मैथ। जो फोर्थ बॉक्स है उसके अंदर मैं लिखता हूँ मैं, ठीक है, सोशल। और जो फिफ्थ बॉक्स है उसके अंदर लिखता हूँ मैं इंग्लिश। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम स्मार्ट आर्ट, ठीक है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको होम टैब में जाना, मतलब आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आइकन आता है उसका, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप जितने भी जो स्मार्ट आर्ट है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग जो स्मार्ट आर्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट, ठीक है। तो कई बार हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो MS वर्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के चार्ट आते हैं, जिसके अंदर कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है। तो सपोज जैसे अपन पाई चार्ट लेते हैं, तो पाई चार्ट के अंदर भी अलग अलग शेप्स आते हैं, ठीक है। और अलग अलग शेप्स में से जो हमें शेप समझ में आ रहा है उस शेप को हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। आशीष भी ऑनलाइन आ चुका है, वेलकम आशीष, ठीक है। आप भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक चार्ट हमने हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया सेल्स करके। तो सेल्स के अंदर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इसकी जो साइज़ वगैरह है वो हम छोटी और बड़ी कर सकते हैं चार्ट की। तो स्टूडेंट इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करके, बिल्कुल आशीष सर, शेप का भी आता है, शेप का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। यही तो चीज़ हम बता रहे हैं अपनी क्लास के अंदर कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने अभी तक देखा कि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जब हमें कोई डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर दिखाना है, ठीक है, तो हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम पिक्चर्स ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने डेस्कटॉप से। थर्ड चीज़ आती है क्लिप आर्ट, जो ऑलरेडी इमेजेस पहले से MS वर्ड हमें प्रोवाइड कराता है। फिर शेप्स, फिर स्मार्ट आर्ट और चार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसर्ट के अंदर ही एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ जिसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर, वो चीज़ भी इंसर्ट टैब के अंदर आता है, ये ऑप्शन भी। तो जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं हेडर और फुटर। तो स्टूडेंट, हेडर हमेशा जो डॉक्यूमेंट होता है उसके टॉप में लिखा जाता है और जो फुटर होता है वो डॉक्यूमेंट के हमेशा बॉटम में लिखा जाता है। हेडर का यूज़ ये होता है कि सपोज़ हमें कोई भी, सपोज़ जैसे यदि हम मान लो
एक फाइल, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो रिपोर्ट के अंदर हमें एक हेडिंग देनी होती है कि हमारे हर पेज के टॉप के ऊपर एक ऐसी टेक्स्ट, सपोज मैंने एक रिपोर्ट तैयार की अपने सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर पेज पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो वो काम मैं कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, हेडर की हेल्प से। तो जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर पहले से हेडर के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स आती है, जैसे कि ब्लैंक, जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स जिसके अंदर आप 3 अलग अलग जो हेडिंग्स है वो टाइप कर सकते हो। अल्फ़ाबेट, आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस टेम्पलेट पे क्लिक किया तो ये मुझे अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर बता रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। जो मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ। तो टाइप करने के लिए सपोज़ मैं टाइप करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल है। तो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया, तो ये मैंने कहाँ पर रखा है, हेडर पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हेडर पार्ट के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टाइटल को जो हम चाहते हैं कि हमारे, ठीक है, पेज पे दिखाई दे, हर पेज पे हमें शो हो, तो वो हम हेडर सेक्शन के अंदर करते हैं। और हेडर हमेशा स्टूडेंट आता है टॉप पर। और इसी तरीके से स्टूडेंट, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फुटर। तो फुटर भी इसी तरीके से इंसर्ट में हम जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर के अंदर फुटर। तो फुटर के अंदर आ रहा है टाइप टेक्स्ट, ठीक है, हम नंबर वगैरह भी ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट वगैरह हैं, ठीक है, इवन पेज, ओड पेज, ठीक है। तो हम इस तरीके से फुटर के अंदर भी कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम पेज नंबर भी, देखो स्टूडेंट, पेज नंबर भी एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर के अंदर। तो पेज नंबर हमें टॉप पे लिखना है, बॉटम पे लिखना है, ठीक है। तो सपोज हमें टॉप पे, यदि पेज में टॉप पे पेज लिख दिया तो यहाँ पर पेज शो हो रहा है 2, और जो फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर पेज शो हो रहा है 1। तो जो पेज नंबर है उसको हम डॉक्यूमेंट के टॉप पे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बॉटम पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडर और फुटर का क्या यूज़ है। जब हमें डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल देने के लिए या फिर पेज नंबर देने के लिए हम यूज़ करते हैं हेडर को। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ हमें यदि कोई चीज़ लिखनी करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुटर को। तो जो हेडर है वो हमेशा टॉप पे आता है, जो फुटर है हमेशा बॉटम पे आता है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पर्टिकुलर यहाँ पर ग्रुप है वो है टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है टेक्स्ट बॉक्स। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट हम इमेज लेते हैं, तो इमेज के ऊपर हमें यदि कोई चीज़ लिखनी करनी है, इमेज पे हमें कोई नाम लिखना है या इमेज के बारे में बताना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है वो आपके इंसर्ट टैब के अंदर आता है। इंसर्ट टैब में जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब हम क्या कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, कि हम किसी भी इमेज के ऊपर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये जो हमारी इमेज थी, ठीक है, इस इमेज के ऊपर हमें यदि कोई चीज़ लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट बॉक्स को लेना पड़ेगा, और ये आएगा हमारे इंसर्ट टैब के अंदर। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये पिक्चर है, मैंने लिखा माई यूट्यूब चैनल। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज़ है मैं बड़ी और छोटी कर सकता हूँ। तो ये देखिए, इमेज के ऊपर जब हमें लिखना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके हम इमेज के ऊपर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो मैंने जो इमेज थी, ठीक है, जो पिक थी, उस पिक के ऊपर अभी एक टेक्स्ट लिखी है। तो ये इस चीज़ के काम आता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के अंदर जो भी हमारे पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं, उनके ऊपर हम एक प्री डिफाइन आर्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसी टेम्पलेट्स हमें दिए, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस टेक्स्ट पे हम वर्ड आर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर हमें क्लिक करना पड़ेगा वर्ड आर्ट पे, ठीक है। और जैसे हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो हमारी जो टेक्स्ट है वो उस पर वर्ड आर्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी क्लास थी उस पूरी क्लास के अंदर हमने इंसर्ट टैब को डिस्कस किया, ठीक है। तो जो सेकंड टैब होती है एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के बाद, वो होती है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जो स्टूडेंट अलग अलग ग्रुप्स आते हैं वो आते हैं पेजेस, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। आशीष ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अपन एक पेज पर कितनी इमेज लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट अपन एक पेज पे जितनी भी इमेजेस, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कितनी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने इंसर्ट टैब देखी एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस आते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, लिंक्स होता है, हेडर फुटर होता है और होती है टेक्स्ट। हमने आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा को फीड करते हैं, कैसे हम नया कॉलम ऐड करते हैं, कैसे नई रो ऐड करते हैं, कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, कैसे क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं, कैसे शेप्स को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करते हैं, और क्या यूज़ होता है हेडर और फुटर का। तो स्टूडेंट अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यदि आपकी आज के हमारे लेक्चर के अंदर यदि आपकी कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपकी जो डाउट है उनको एड्रेस करूँगा, तो आप अपनी जो डाउट्स हैं वो पूछें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं मुझे आपकी जो डाउट्स वगैरह है इस लेक्चर के रिगार्डिंग। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि आपके कोई डाउट्स वगैरह हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग। स्टूडेंट लिख रहे हैं नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी कोई भी डाउट नहीं है तो हम हमारा जो लेक्चर है उसको यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ एक बार फिर से स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय।